various degrees of elasticity of demand. वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जी सबसे पहली डिग्री जो हम करने जा रहे हैं दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो जब भी कर्व बनता है तो कर्व में कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड आती है, वाई एक्सिस पे प्राइस। ठीक है, so these are the basic things that you should always remember। ठीक है, अब हम बना रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ध्यान से देखना कि डिमांड कर्व कैसा बनता है। दिस इज द डिमांड कर्व। ठीक, अब हमारा प्राइस है पी। ओके, जब हमारा प्राइस है पी तो क्वांटिटी डिमांडेड है क्यू। अब प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस पी ही है। और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई Q1, मतलब सेम प्राइस पे डिमांड बढ़ गई और सेम ही प्राइस है और हमारी जो डिमांड है वो हो गई Q2। मींस अगर मैं इसको स्केड्यूल में शो करना चाहूँ, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस 10 है, डिमांड 100, प्राइस 10 है, डिमांड 150, प्राइस 10 है, डिमांड 50। नो चेंज इन प्राइस बट क्वांटिटी डिमांडेड इज कीपिंग चेंजिंग इटसेल्फ, इज कीप ऑन चेंजिंग। ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला याद है किसी को? बेसिक फॉर्मूला बोलो। QT minus Q1 upon P2 minus P1 into बेसिक P1 by फॉर्मूला, Q2. बेसिक Percentage change in quantity Percentage change demanded in quantity upon demanded percentage upon change. percentage change in price. बहुत अच्छे बेटे, बहुत। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ये जो सिनारियो मैंने आपको शो करा अभी, जो ऊपर स्केड्यूल शो करा, अगर मैं स्केड्यूल की बात करूं और इसमें पूछूं परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, तो कितना चेंज हो रहा है प्राइस? 10 से 10 हो गया, फिर 10 हो गया, पहले 10 था, फिर बढ़ के 10 हुआ, फिर कम होकर 10 हुआ। अरे कुछ चेंज हुआ? No, sir. No, sir. No, sir. तो मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस है जीरो। एनीथिंग अपॉन जीरो आंसर क्या आता है? Zero. Zero. और ना कराओ बोर्ड्स, नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी। जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो इज इंफिनिटी। ठीक है, बेसिक चीजें होती है ये। तो हम क्या कहेंगे दैट इन perfectly elastic demand there is no change in price of the commodity but quantity demanded
keeps on changing. Here PED is equal to infinity. Here PED is equal to infinity. Please copy this. अब देखो perfectly inelastic demand. Inelastic मतलब इलास्टिक का मतलब पता है क्या होता है? जो चेंज हो. इनइलास्टिक का मतलब क्या हो गया? जो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी है Q. अब प्राइस P है तब भी क्वांटिटी Q है. अब प्राइस को कम कर दो, प्राइस को कम करके P1 कर दो, क्वांटिटी तब भी Q है. प्राइस को आप बढ़ा के P2 कर दो तब भी जो क्वांटिटी है वो आपकी Q ही रहेगी. जैसे नमक है, सस्ता हो जाए महंगा हो जाए क्वांटिटी उतनी ही रहेगी. ठीक है. प्राइस 10 है, क्वांटिटी 20. प्राइस 5 है, क्वांटिटी 20. प्राइस 20 है, क्वांटिटी 20. कोई चेंज ही नहीं है क्वांटिटी में, तो इसे कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक. अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 0. न्यूमरेटर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0. 0. Zero. इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब बिल्कुल भी नहीं बदलती, कोई चेंज ही नहीं आता, इलास्टिसिटी है ही नहीं उसमें, चेंज है ही नहीं. और परफेक्टली इलास्टिक हद इलास्टिक है, कंट्रोल से बाहर, कि प्राइस छेड़ा भी नहीं फिर भी मचल रही है. ठीक है. तो हम क्या कहते हैं कि इन perfectly elastic demand, in perfectly elastic demand, sorry, inelastic, in perfectly inelastic demand, there is no change in quantity demand when price keeps on changing. Here PED is equal to 0. ओके. अच्छा, अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. थर्ड नंबर पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी Sir? इलास्टिक, हाँ जी. सर एक बार ऊपर वाला दिखा दो, मैं लेफ्ट हो गया था. ओके बेटा, अभी ना सबको कॉपी करने का टाइम दिया जाएगा, अभी मैं समझा रहा हूँ. ओके सर. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड डी. अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में देखो क्या हो रहा है. प्राइस पी है, डिमांड क्यू. प्राइस P1 हुआ, डिमांड Q1. ठीक है. तो यहां जितना थोड़ा सा कर्व अच्छा, प्राइस P है, डिमांड Q है. प्राइस P1 किया, क्वांटिटी Q1. ओके. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो चेंज है और ये जो चेंज है, दे आर ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. मतलब अगर मैं आपको स्केड्यूल में दिखाऊं
कि प्राइस अगर 10 से 8 हो रहा है तो क्वांटिटी 100 से 120। समझ रहे हो कि अगर हमने प्राइस को थोड़ा सा चेंज करा, मतलब 20% कम करा, तो हमारी जो क्वांटिटी है वो भी 20% ही बढ़ गई। ओके, अब हमारा जो पीईडी होता है वो क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब क्वांटिटी और प्राइस सेम होंगे, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आंसर क्या आता है बताओ? कांस्टेंट 1 1 10 अपॉन 10 कर लो, 21 अपॉन 21 कर लो, 271623 कर लो, अपॉन 271723 1 आ जाए। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर ले लो। क्या आएगा आंसर? अपॉन कर 1। ठीक है, तो यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है? इन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड percentage change in quantity demanded is equal to percentage change price here PED is equal to 1. That is unitary elastic demand. Okay, हम फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर इज मोर इलास्टिक डिमांड। इसे मोर इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं, इसे मोर देन इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं, इसे इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, इसे मोर देन यूनिटरी इलास्टिक भी कहते हैं, या मोर देन यूनिट इलास्टिक भी कहते हैं, सारे इसके नाम। ठीक है, अब दिस इज आर डिमांड डी। ठीक है, ध्यान से देखो। प्राइस पी है, प्राइस पी है, डिमांड क्यू है। प्राइस कम होके P1 हुआ, डिमांड Q1। अब प्राइस कम हुआ इतना और क्वांटिटी बढ़ी इतनी। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट हुई है, तो अगर हम कहें कि जैसे प्राइस है और क्वांटिटी, कि प्राइस तो सिर्फ 10 से 8 हुआ पर क्वांटिटी 100 से 200। ठीक है, अब पीईडी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन क्वांटिटी परसेंटेज चेंज। अब एक चीज तो आप देख रहे हो कि क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो आंसर क्या आता है? मोर देन 1। कभी भी करके देख लो। चलो सक्षम कोई नंबर बोलो। 363। ये छोड़ो इसको, गलत बंदा पकड़ लिया। दर्श कोई नंबर बोलो बेटा। 70। 70। 360 बहुत ज्यादा था यार। दर्श अब 70 से कम कोई नंबर बोलो। 40। 40। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा आंसर है 1.75।
अब ये 1.75 क्यों आया, क्योंकि ये जो 70 है ना, इट इज एक्चुअली 40 प्लस 30 अपॉन 40। तो ये जो 40 अपॉन 40 ये 1 ले आएगा, ठीक है। ये जो 40, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 प्लस 30 अपॉन 40, और 40 प्लस 40, 40 अपॉन 40 प्लस 30 अपॉन 40। तो ये जो 40 अपॉन 40 है ये 1 तो लेके ही आएगा रिजल्ट, और ये 30 अपॉन 40 जो है वो से 1 से प्लस ले आएगा, जैसे 1.75। तो इसीलिए जो भी आंसर है हमारा वो क्या आएगा, हमेशा मोर देन 1, ठीक है। कभी भी करके देख लेना, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो जो आंसर आएगा दैट विल बी मोर देन 1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि इन इलास्टिक डिमांड परसेंटेज change in quantity demanded is more than percentage change in price. Here PED is more than, here PED is more than 1, ठीक है। अच्छा, कोई गेस कर सकता है फिफ्थ केस कौन सा हो? लेस देन 1, न्यूमरेटर छोटा होगा। इसे कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड, या फिर लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब इसका कर्व देखना कैसा होता है। जब प्राइस P, डिमांड Q, प्राइस P1, डिमांड Q। प्राइस इतना सारा कम करा तो क्वांटिटी सिर्फ इतनी सी बढ़ी, ठीक है। जैसे कि मतलब प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस को 10 से 2 कर दिया और क्वांटिटी से 100 से 120 हुई, ओके। अब अगेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो न्यूमरेटर छोटा है, अगर न्यूमरेटर छोटा होता है तो आंसर क्या आता है, गेस करो। लेस देन 1। लेस देन, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इन इलास्टिक डिमांड percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price. Here PED is less than। तो ये थी पांचों की पांचों इलास्टिक। अब देखो, अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम करने जा रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये समझने के लिए ना आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी जरूरी है, और वो बेसिक चीज क्या है कि इलास्टिक क्या होता है और इन इलास्टिक क्या होता है। इलास्टिक मतलब जो चेंज करे, ठीक है। अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है तो उसे हम इलास्टिक कहते हैं,
अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज नहीं होती तो उसे हम इनइलास्टिक। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे को नेचर ऑफ द गुड। अगर हमारा गुड के ना 3 नेचर होते हैं। अगर हमारा गुड नेसेसिटी है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। ये बात मानते हो? क्या प्राइस के बढ़ने या घटने से उसकी डिमांड चेंज होगी क्या? No, sir. अगर हमारा गुड कंफर्ट है या लग्जरी है तो उसकी डिमांड इलास्टिक है, क्योंकि वो अगर महंगी होगी या सस्ती होगी तो हमारी डिमांड में इम्पैक्ट पड़ता है, पर नेसेसिटीज की डिमांड इनइलास्टिक। फिर अगली चीज होती है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। अगर एक चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो सिर्फ वही है, तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी कि इनइलास्टिक होगी? Inelastic. इनइलास्टिक। कोई दवाई है, अब जैसे ब्लैक फंगस चल रहा है तो उसकी एक दवाई है, बड़ा अजीब सा नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा, एसीटोन करके कुछ थी। तो अब वो लेनी है तो लेनी है भैया, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो उसकी डिमांड कैसी थी? इनइलास्टिक। प्राइस बढ़ा दो तब भी डिमांड उतनी रही, ठीक है। और अगर किसी चीज के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो फिर उसकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। जितने सब्स्टिट्यूट बढ़ते जाएंगे डिमांड उतनी ज्यादा इलास्टिक होती जाएगी, ठीक है। फिर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। अगर किसी प्रोडक्ट पे हमारा बहुत ही छोटा सा खर्चा होता है, वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल दिए हुए हैं, नमक, माचिस, न्यूज़पेपर, इन पे कोई हमारा ज्यादा खर्चा तो होता नहीं, ठीक है। जनरली कुछ लोगों को छोड़ के माचिस पे क्या ही खर्चा होता है। एक माचिस आती है, उसमें मेरे ख्याल से 50 स्टिक्स होती हैं। अगर मंदिर के लिए चाहिए तो 1 महीना तो चल ही जाएगी, कि भैया कभी एक की 2 स्टिक लग गई और ना एक स्टिक में काम हो जाता है, तो पूरा महीना चल जाएगी। तो वो मैच बॉक्स अगर 2 रुपए से 5 रुपए का भी हो जाए या 10 रुपए का भी हो जाए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर कहीं पे हमारा बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी, क्लोथिंग, तो वो चीजें जब महंगी हो जाती हैं तो हम उनकी डिमांड कम कर देते हैं, इनइलास्टिक। और वो सस्ती हो जाती है तो हम ज्यादा ले लेते हैं। और ये छोटी वाली चीजें सस्ती हो जाए तो हम ज्यादा भी नहीं लेते। ये नहीं कि माचिस अगर 5 रुपए की मिल रही है, 1 रुपए की मिलने लग गई तो चलो 5 ले लो, ऐसे माचिस जलाएंगे खुद ही माचिस दोबारा बच्चों की तरह। नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। टाइम पीरियड। अच्छा, अब टाइम पीरियड क्या होता है कि कुछ चीजों की डिमांड शॉर्ट पीरियड में होती है, जैसे इमरजेंसी हो। जैसे मान लो आपका पेपर है, आप फाइनल पेपर देने जा रहे हो, आप पेन भूल गए हो, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर एक दुकान है, वो 10 रुपए का पेन 40 रुपए में दे रहा है, तो क्या आप नहीं लोगे? बताओ। ले लेंगे ले लोगे, क्योंकि वो अर्जेंट है, उसे आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। पर जिन चीजों को पोस्टपोन कर सकते हैं उनकी डिमांड इलास्टिक हो जाती है। इनकम लेवल। अगर आप बहुत ज्यादा रिच हो या अगर आप बहुत ज्यादा पुअर हो तो आप लोगों की डिमांड इनइलास्टिक होती है। मिडिल क्लास की इलास्टिक होती है। जो रिचेस्ट है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया रेट बढ़े घटे। जो बहुत पुअर है वैसे ही वो सबसे सस्ती क्वालिटी लेता है। जो लोअर इनकम ग्रुप है और मिडिल क्लास ग्रुप है जनरली, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ यूजेस। ध्यान से सुनना। अगर एक कमोडिटी का सिंगल यूज है, जैसे कि सॉल्ट, अब सॉल्ट का यूज क्या होता है? खाने को नमकीन बनाना, है ना। और तो कोई यूज नहीं है सॉल्ट का, ठीक है। तो सस्ता होगा तो भी उतना ही लोगे, महंगा होगा तो भी उतना ही लोगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ मिल्क, तो मिल्क के क्या क्या यूजेस होते हैं बताओ, बोलो। मिल्क डायरेक्ट पीने के काम आता है, टी बनाने के काम आता है, कॉफी बनाने के काम आता है, घी बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए, बटर बनाने के लिए, आइसक्रीम पनीर, बनाने के लिए, पनीर, कड़ी बनाने के लिए, भगवान जी को चढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों को दही, नहलाने के लिए, कर्ड, चीज, ठीक है। हाँ, और स्वीट्स बनाने के लिए, पास्ता बनाने के लिए, और मिल्क शेक्स। मिल्क शेक्स बनाने के लिए, कोल्ड कॉफी बनाने के लिए, व्हाइट सॉस पास्ता बनता है ना, उसमें डलता है, ठीक है। अभी तो तुम अच्छे बच्चे हो, वरना दिखा तो ये भी बोल देता है हुक्के के बेस में, ठीक है। तो इतने सारे यूजेस हैं मिल्क के। मिल्क अगर सस्ता हो जाएगा तो हम ज्यादा ले लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि और यूजेस में लग सकता है।
सॉल्ट सस्ता हो जाएगा तो ज्यादा थोड़ी ले लेंगे। 30 रुपए की सॉल्ट की थैली 1 रुपए की मिलने लगी तो ऐसा थोड़ी कि मम्मी तुम्हारे को क्या कहते हैं मखनी पनीर की जगह क्या कहते हैं नमकीला पनीर खिलाने लग जाएगी, या बॉर्नवीटा की जगह नमक डाल के देने लग जाएगी दूध। ऐसा तो नहीं करेगी ना मम्मी। क्यों? क्योंकि उसके मिल्क के तो बहुत सारे यूजेस हैं, सॉल्ट के नहीं। तो जिनके सिंगल यूज होते हैं उनकी डिमांड इनइलास्टिक, पर जिनके मल्टीपल यूज होते हैं उनकी डिमांड इलास्टिक। ठीक है।